हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। डेनियल क्रॉस की गिरफ्तारी और सजा के बाद आरव की जिंदगी में जैसे पहली बार सच में शांति आई थी। महीनों तक चला तनाव, डर, साजिशें, कोर्ट केस और जानलेवा हमले सब धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे थे। अब सुबह उठते समय उसका पहला ख्याल न्यूज या धमकी नहीं होता था, बल्कि घर की हंसी और बच्चों की आवाज होती थी। उस सुबह भी वो बालकनी में खड़ा चाय पी रहा था। सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। सामने पेड़ों की पत्तियां हवा में हिल रही थी। नीचे सड़क पर लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। बहुत समय बाद अनाया अंदर से बोली, आज ऑफिस जल्दी जाना है क्या? आरव मुस्कुराया, नहीं, आज देर से जाऊंगा। क्यों? आज सिर्फ परिवार का दिन है। अनाया के चेहरे पर हल्की खुशी आ गई। बच्चा स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। वो आरव के पास आया। पापा, आज मुझे खुद छोड़ोगे? आरव ने उसे गोद में उठा लिया। जरूर। ये छोटी सी बात उसके लिए बहुत बड़ी थी। पहले उसके पास इतना समय ही नहीं होता था। ऑफिस में भी माहौल बदल चुका था। जहां पहले तनाव और डर था, अब वहां ऊर्जा और आत्मविश्वास था। ट्रूथनेट अब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन चुका था। कई देशों के पत्रकार उससे जुड़े हुए थे। आरव मीडिया की साख पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। राजन ने मीटिंग में कहा, सर, इस साल का रेवेन्यू पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। आरव ने संतोष की सांस ली। लेकिन ध्यान रखना, हम पैसा नहीं, भरोसा कमाते हैं। सबने सिर हिलाया। अब वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं था, वो एक जिम्मेदार चेहरा बन चुका था। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। शांति के बाद अक्सर नई चुनौती आती है, और ये चुनौती इस बार अंदर से आने वाली थी। कुछ दिनों बाद आरव को एक अजीब कॉल आया। कॉलर आईडी पर लिखा था अननोन नंबर। उसने उठाया। उधर से एक शांत, गंभीर आवाज आई, आरव मल्होत्रा? हाँ, कौन बोल रहा है? मैं अर्जुन बोल रहा हूं। आपका भाई। आरव सन्न रह गया। भाई? हाँ, आपके पिता का बेटा। आरव के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उसने कभी किसी और बेटे की बात नहीं की थी। तुम क्या कह रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास सबूत है। आरव कुछ बोल नहीं पाया। उस रात वो बहुत बेचैन रहा। अनाया ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने सब बता दिया। वो भी चौंक गई। कभी बताया नहीं उन्होंने। मुझे भी नहीं पता था। अगले दिन वो अर्जुन से मिलने गया। कैफे में एक साधारण सा लड़का बैठा था, करीब 25 से 26 साल का। सादा कपड़े, आंखों में आत्मविश्वास और दर्द दोनों। आप ही आरव सर हो? उसने पूछा। हाँ। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर अर्जुन बोला, मेरे पापा, आपके पापा और मेरी मां, उनका रिश्ता शादी से पहले था। जब मुझे पता चला कि मैं किसका बेटा हूं, तो मैं आपसे मिलने आया। उसने कुछ कागज दिए, डीएनए रिपोर्ट, पुरानी तस्वीरें, चिट्ठियां, सब असली लग रहे थे। आरव के अंदर भूचाल आ गया। इतना बड़ा सच इतने साल छुपा रहा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? आरव ने सीधे पूछा। अर्जुन ने सिर झुका लिया।
कुछ नहीं, बस अपना रिश्ता जानना चाहता था। और शायद अपनापन। आरव को उस पर गुस्सा नहीं आया, उसे उस पर तरस आया। एक और इंसान जो बिना गलती के अकेला रह गया। घर लौटकर उसने अनाया को सब दिखाया। वो भी भावुक हो गई। वो भी तो आपका ही खून है, लेकिन ये रिश्ता आसान नहीं था। अगर ये बात बाहर जाती तो मीडिया में तूफान आ जाता। हिडन ब्रदर ऑफ मीडिया टाइकून। फिर नई अफवाहें, नई साजिशें, नई कहानियां। राजन को भी बताया गया। वो चिंतित हो गया। सर, ये पब्लिक हुआ तो नई मुसीबत। आरव समझ रहा था। डैनियल गया था, लेकिन जिंदगी ने नया मोर्चा खोल दिया था। ये मोर्चा दुश्मन का नहीं था, ये परिवार का था, भावनाओं का था, पहचान का था। उस रात वो देर तक छत पर बैठा रहा। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार हूं? क्या मेरा परिवार तैयार है? क्योंकि कभी कभी सबसे मुश्किल लड़ाई बाहर नहीं, अपने दिल के अंदर होती है। अर्जुन से मिलने के बाद आरव के अंदर जैसे तूफान मच गया था। बाहर से वो सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन सवालों से भरा हुआ था। इतने सालों तक वो अपने पिता को एक आदर्श इंसान मानता रहा था, ईमानदार, सिद्धांतों वाला, परिवार के लिए जीने वाला। और अब अचानक ये सच सामने आया था कि उनकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा भी था जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। उस रात आरव ठीक से सो नहीं पाया। बार बार अर्जुन का चेहरा याद आता रहा। उसकी आंखों में उम्मीद, उसकी आवाज में संकोच, और उसके शब्द बस अपनापन। सुबह अनाया ने देखा कि आरव चुप चुप है। अभी वही सोच रहे हो? उसने पूछा। हाँ, समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? उसे अपनाऊं या दूरी रखूं? अनाया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो पहले इंसान को देखती, कहानी को नहीं। ये बात आरव के दिल में उतर गई। ऑफिस में भी उसका ध्यान नहीं लग रहा था। मीटिंग चल रही थी, राजन प्रेजेंटेशन दे रहा था, लेकिन आरव का दिमाग कहीं और था। फाइलों के बीच उसे अर्जुन का चेहरा दिखता। अचानक राजन बोला, सर, आपकी राय? आरव चौंक गया। हाँ, ठीक है। राजन समझ गया कुछ गड़बड़ है। मीटिंग के बाद उसने पूछा, कोई परेशानी? आरव ने सब बता दिया। राजन की भौहें चढ़ गई। सर, यह मामला बहुत संवेदनशील है। मीडिया को पता चला तो सब बिगड़ सकता है। मैं जानता हूं, आरव बोला, लेकिन वो भी मेरा भाई है। राजन ने धीरे से कहा, भाई होने का दावा कर रहा है, पुख्ता जांच जरूरी है। आरव को यह बात सही लगी। उसने फैसला किया, पहले सब कुछ साफ होना चाहिए। उसने एक प्राइवेट एजेंसी से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाया, डीएनए रिपोर्ट को दोबारा चेक कराया, पिता के पुराने दोस्तों से बात की, पुराने रिकॉर्ड खंगाले, सब कुछ। इधर अर्जुन भी परेशान था। वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। साधारण जिंदगी, लेकिन मन में तूफान। क्या वो मुझे अपनाएगा या बस दूर भगा देगा? वो रोज मां की तस्वीर देखता। मां, मैंने सही किया ना? एक हफ्ते बाद रिपोर्ट आई, सब सच था। डीएनए मैच, कागज असली, कहानी सही। अब कोई शक नहीं बचा था। आरव देर तक रिपोर्ट को देखता रहा, फिर आंखें बंद कर ली। तो ये सच है। उस शाम वो अर्जुन से दोबारा मिलने गया। इस बार एक पार्क में, खुली जगह, शांत माहौल। अर्जुन पहले से बैठा था, घबराया हुआ। आरव उसके पास बैठा। सब जांच लिया मैंने। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। और तुम सच बोल रहे थे? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। तो आप मुझे, आरव ने उसकी तरफ देखा, तुम मेरे भाई हो। पहली बार उसने ये शब्द बोला, भाई। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने सोचा था।
आप मुझे भगा देंगे। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने भी सोचा था, डर लगा था, लेकिन अब नहीं। दोनों देर तक बैठे रहे, जैसे खोया हुआ रिश्ता धीरे धीरे जुड़ रहा हो। घर लौटकर आरव ने अनाया को बताया। सब सच निकला। अनाया ने चैन की सांस ली। तो अब धीरे धीरे सबको बताऊंगा, एकदम से नहीं, क्योंकि वो जानता था ये बात घर में भूचाल ला सकती है। सबसे पहले उसे मां की याद आई। अगर वो होती तो क्या कहती? शायद यही, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। उसने तय किया कि पहले अर्जुन को समझेगा, उसकी जिंदगी, उसके सपने, उसकी परेशानियां, तभी वो उसे परिवार में लाएगा। इधर अर्जुन भी बदलने लगा था। पहली बार उसे लगा कि उसका कोई है, कोई जो उसे अपनाता है। वो ज्यादा मेहनत करने लगा, अपनी नौकरी में, अपनी जिंदगी में। दोनों कभी कभी फोन पर बात करने लगे, छोटी छोटी बातें, मौसम, काम, खाना, जैसे सालों से जुड़े हों। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। परिवार को सच बताना, मीडिया से बचना, और सबसे मुश्किल, खुद को बदलना। क्योंकि अब आरव सिर्फ पति, पिता और बिजनेसमैन नहीं था, वो बड़ा भाई भी था। और ये भूमिका सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाली थी। अर्जुन को अपना भाई स्वीकार करने के बाद आरव के मन में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई अधूरा पन्ना पूरा हो गया हो। लेकिन वो जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान था, वहां सबूत, रणनीति और कानून साथ देते थे। लेकिन घर के अंदर की सच्चाई, वो दिलों को झकझोर देती है। कई दिन तक उसने ये बात घर में किसी और से साझा नहीं की, सिर्फ अनाया जानती थी। दोनों ने तय किया कि पहले स्थिति को समझें, फिर धीरे धीरे परिवार को बताएं। एक शाम सब साथ बैठे थे। आरव की मां की तस्वीर दीवार पर टंगी थी। बच्चा खेल रहा था। अनाया चाय लेकर आई। माहौल सामान्य था, लेकिन आरव के भीतर तूफान चल रहा था। कब तक छुपाऊं? उसने मन ही मन सोचा। उसने तय किया कि अब और देर नहीं करेगा। उसने अनाया की तरफ देखा। उसने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, अब बोल दो। आरव ने गहरी सांस ली। मुझे आप सब से एक जरूरी बात करनी है। बच्चा चुप हो गया। अनाया भी बैठ गई। कुछ दिन पहले एक लड़का मुझसे मिलने आया। वो दावा कर रहा था कि वो मेरे पापा का बेटा है। घर में सन्नाटा छा गया। अनाया तो जानती थी, लेकिन बच्चे और घर के बाकी स्टाफ के लिए यह बिल्कुल नई बात थी। मतलब? अनाया ने अभिनय करते हुए पूछा, ताकि बात धीरे धीरे खुले। मतलब, वो मेरा सौतेला भाई है। कुछ पल के लिए जैसे समय रुक गया। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। आप मजाक कर रहे हैं? बच्चे ने मासूमियत से पूछा। आरव ने हल्की मुस्कान दी। नहीं, ये सच है, अनाया ने शांत स्वर में कहा। क्या आपने जांच करवाई? हाँ, सब जांच हो चुकी है, सब सच है। अब कमरे में भावनाओं का ज्वार उठने लगा। अनाया के मन में सवाल थे। क्या यह रिश्ता हमारे परिवार को हिला देगा? क्या मीडिया तक बात पहुंचेगी? क्या लोग फिर से बातें बनाएंगे? लेकिन उसने अपने चेहरे पर चिंता नहीं आने दी। आपने उसे क्या कहा? उसने पूछा। मैंने उसे भाई माना। अनाया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर आप उसे मान चुके हैं तो हमें भी उसे समझने का मौका देना चाहिए। यह सुनकर आरव की आंखें भर आई। वो जानता था कि अनाया का समर्थन सबसे जरूरी था। बच्चा धीरे से बोला, तो मेरा नया चाचा आएगा घर? यह सुनकर सबके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। अगले ही दिन एक छोटी सी लीक हो गई। शायद प्राइवेट एजेंसी में किसी ने खबर बाहर कर दी। एक ऑनलाइन पोर्टल पर हेडलाइन आई, क्या मीडिया टाइकून आरव का कोई छुपा हुआ भाई है? आरव ने जैसे ही ये खबर देखी, उसका दिल धक से रह गया। फिर से वही। राजन ने तुरंत फोन किया, सर, हमें डैमेज कंट्रोल करना होगा।
स्टेटमेंट दे या चुप रहे? आरव कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, सच छुपाना नहीं है, लेकिन सनसनी भी नहीं चाहिए। उसने एक छोटा सा बयान जारी किया, यह मेरा निजी पारिवारिक मामला है, इससे किसी व्यवसाय या सार्वजनिक जिम्मेदारी का संबंध नहीं है। बस इतना। मीडिया ने कुछ दिन तक चर्चा की, फिर नई खबरें आ गई, लेकिन घर के अंदर असर रह गया। अनाया ने एक दिन पूछा, क्या आप उसे घर बुलाना चाहते हैं? आरव ने धीरे से कहा, हां, लेकिन डर लगता है। किस बात का? अगर सब बदल गया तो? अनाया ने उसका हाथ पकड़ा। रिश्ते जोड़ने से घर नहीं टूटता, झूठ से टूटता है। यह बात आरव के दिल में गूंजती रही। उसी शाम उसने अर्जुन को फोन किया, क्या तुम कल घर आ सकते हो? उधर कुछ पल चुपी रही, फिर अर्जुन की धीमी आवाज आई, सच में? हां, मैं आऊंगा। फोन कटने के बाद आरव देर तक खड़ा रहा। यह कोई बिजनेस मीटिंग नहीं थी, न कोई कोर्ट केस। यह जिंदगी की सबसे बड़ी मुलाकात होने वाली थी। एक भाई दूसरे भाई के घर आने वाला था, लेकिन क्या वह सिर्फ मेहमान होगा या परिवार का हिस्सा? अगले दिन सुबह से ही घर में हलचल थी। अनाया ने खुद तैयारी की, खाना बनाया, बैठक सजी। आरव बार बार घड़ी देख रहा था। दिल की धड़कन तेज थी। दरवाजे की घंटी बजी। सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई। आरव खुद दरवाजा खोलने गया। सामने अर्जुन खड़ा था, सादा कपड़े, हाथ में छोटा सा गिफ्ट, आंखों में झिझक और उम्मीद। आरव ने दरवाजा पूरा खोला। कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर आरव ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अंदर आओ भाई। और यहीं से घर के अंदर की असली कहानी शुरू होने वाली थी। दरवाजा खुला था और सामने अर्जुन खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट पैक था, साधारण सा, लेकिन उसके लिए शायद बहुत खास। उसकी आंखों में झिझक साफ दिख रही थी। वो इस घर के बाहर खड़ा था, जैसे कोई मेहमान नहीं, बल्कि अपनी पहचान की दहलीज पर खड़ा हो। आरव ने कुछ पल उसे देखा। दोनों की आंखों में एक जैसी बेचैनी थी, अपनाने की, समझने की और शायद खोने की भी। अंदर आओ भाई, आरव ने धीमे से कहा। यह शब्द सुनते ही अर्जुन की आंखें हल्की सी भर आई। उसने धीरे से कदम अंदर रखा। घर का माहौल शांत था। अनाया थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। बच्चे ने उत्सुकता से अर्जुन को देखा। अर्जुन ने झुककर बच्चे को नमस्ते किया। मैं अर्जुन, उसने धीरे से कहा। बच्चा मासूमियत से बोला, आप मेरे चाचा हो? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। अगर तुम चाहो तो। कमरे का माहौल थोड़ा हल्का हुआ। अनाया आगे बढ़ी। आइए, बैठिए। उसकी आवाज में शिष्टाचार था, लेकिन साथ ही एक सजग दूरी भी। अर्जुन सोफे पर बैठा। उसकी नजरें कमरे में घूम रही थी। दीवारों पर लगी तस्वीरें, परिवार की यादें, मां की फोटो। उसकी नजर उसी तस्वीर पर ठहर गई। ये पापा के साथ वाली फोटो है? उसने धीमे से पूछा। आरव ने सिर हिलाया। दोनों कुछ सेकंड तक उस तस्वीर को देखते रहे, जैसे अतीत दोनों के बीच खड़ा हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। ये सुनते ही कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि उसके पास पिता की यादें थी, लेकिन अर्जुन के पास नहीं। मां ने कभी उन्हें बुरा नहीं कहा। अर्जुन बोला, बस इतना कहा कि हालात ने हमें अलग कर दिया। आरव के मन में कई सवाल उठे। क्या उसके पिता ने कभी इस बारे में सोचा होगा? क्या वे अर्जुन के बारे में जानते थे, या ये सच उनसे भी छुपा रहा? अनाया ने चाय रखी। बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ी। अर्जुन ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया। छोटी सी नौकरी, किराए का घर, मां की बीमारी और फिर उनका जाना। उसने बताया कि कैसे उसे पुराने कागजों से अपने पिता की पहचान मिली। मैंने बहुत सोचा, आऊं या नहीं। डर था कि आप मुझे ठुकरा देंगे। आरव ने उसकी तरफ देखा। मुझे भी डर था,
दोनों हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक असहजता थी। यह रिश्ता नया था, खून का था, लेकिन समय ने इसे अनजान बना दिया था। कुछ देर बाद अर्जुन ने कहा, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया, ना पैसा ना नाम, बस सच जानना था और शायद थोड़ा अपनापन। अनाया ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। उसे लगा कि यह लड़का झूठ नहीं बोल रहा। उसकी आवाज में लालच नहीं था, सिर्फ खालीपन था। बच्चा धीरे धीरे उसके पास बैठ गया। आप मेरे साथ खेलोगे? अर्जुन की आंखें चमक उठीं। जरूर। कुछ ही मिनटों में वो बच्चे के साथ फर्श पर बैठा था। खिलौनों से खेलते हुए उसकी हंसी सच्ची लग रही थी। वो हंसी दिखावे की नहीं थी। आरव दूर से ये सब देख रहा था। उसके मन में हल्की शांति उतरने लगी। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी फिर बजी। राजन था। उसने अंदर आते ही अर्जुन को देखा। कुछ सेकंड के लिए माहौल फिर गंभीर हो गया। राजन ने धीरे से कहा, सर, मीडिया फिर से एक्टिव है। 2 चैनल बाहर खड़े हैं। आरव समझ गया, ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अनाया ने चिंतित होकर पूछा, अब क्या करेंगे? आरव ने अर्जुन की तरफ देखा। तुम तैयार हो? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, अगर आप साथ हो तो। हाँ। यह पहली बार था जब उसने खुलकर भरोसा जताया। आरव ने फैसला किया, भागना नहीं है। वो बाहर गया। मीडिया कैमरे लेकर खड़ा था। क्या यह सच है कि आपका एक छुपा हुआ भाई है? क्या यह नया विवाद है? क्या यह आपके पिता की छवि पर सवाल है? आरव ने शांत स्वर में कहा, यह मेरा निजी पारिवारिक मामला है। हाँ, अर्जुन मेरा भाई है और मैं उस पर गर्व करता हूं। बस इतना। कोई सनसनी नहीं, कोई बचाव नहीं, सिर्फ स्वीकार। अंदर लौटकर उसने अर्जुन की तरफ देखा। अब तुम सिर्फ मेहमान नहीं हो, परिवार हो। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन असली चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। रिश्ते बनाना आसान है, उन्हें निभाना मुश्किल। और आने वाले दिनों में इस नए भाई का सच सिर्फ परिवार नहीं, पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अर्जुन के घर में आने के बाद माहौल बदल गया था। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर हर इंसान एक नई स्थिति से जूझ रहा था। यह सिर्फ एक रिश्ते की शुरुआत नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार के संतुलन की परीक्षा थी। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन सबके मन में सवाल घूम रहे थे। सुबह का समय था। अनाया रसोई में नाश्ता बना रही थी। आरव अखबार पढ़ रहा था। बच्चा स्कूल के लिए तैयार हो रहा था और अर्जुन ड्राइंग रूम के कोने में बैठा चुपचाप मोबाइल देख रहा था। वो बार बार इधर उधर देखता, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसे कहां बैठना चाहिए, कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। उसे अब भी लगता था कि वो किसी और की दुनिया में आ गया है। अनाया ने आवाज दी, अर्जुन, नाश्ता कर लो। वो चौंक गया। जी, अभी। पहली बार किसी ने उसे इस घर में अपनेपन से बुलाया था। वो टेबल पर बैठा। सब साथ थे, लेकिन बातचीत बहुत कम थी। बच्चा कभी कभी सवाल पूछ लेता, चाचा, आपको कार चलानी आती है? हाँ। मुझे सिखाओगे? जरूर। आरव ये सब देखता रहता। उसे खुशी भी होती और डर भी। खुशी कि रिश्ता बन रहा है, डर कि कहीं ये रिश्ता किसी के लिए बोझ न बन जाए। ऑफिस जाने से पहले आरव ने अर्जुन से पूछा, आज क्या करोगे? ऑफिस जाऊंगा, शाम तक लौट आऊंगा। कोई जरूरत हो तो बता देना। ये छोटा सा वाक्य अर्जुन के लिए बहुत बड़ा था। किसी ने पहली बार उसकी जिम्मेदारी ली थी। दिन भर अनाया घर में अकेली रही। वो बार बार सोचती रही, क्या मैं इस रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार कर पाऊंगी? क्या मेरे बच्चे पर इसका असर पड़ेगा? क्या समाज कुछ कहेगा? शाम को जब अर्जुन लौटा तो उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, आज ऑफिस में प्रमोशन की बात चली। अच्छी बात है, अनाया बोली। उसने महसूस किया कि अर्जुन मेहनती है,
किसी पर निर्भर रहने वाला नहीं। ये बात उसके दिल को थोड़ी राहत दे गई। कुछ दिनों तक सब ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे आदत बनने लगी। अर्जुन सुबह जल्दी उठता, खुद का काम करता, घर के कामों में हाथ बटाता, कभी कभी बच्चे को स्कूल छोड़ देता। वो कोशिश करता कि किसी पर बोझ न बने, लेकिन समाज चुप नहीं रहता। एक दिन सोसाइटी की एक महिला अनाया से बोली, सुना है नया रिश्तेदार आया है, काफी चर्चा है। अनाया समझ गई, बात फैल चुकी थी। उसी शाम एक न्यूज चैनल पर फिर खबर चली, इज आरव हाइडिंग मोर सीक्रेट्स? राजन का फोन आया, सर फिर से नेगेटिव कवरेज शुरू। आरव थक गया, हर बार यही। उसने तय किया कि अब खुलकर बात करनी होगी। उसने एक छोटा इंटरव्यू दिया जिसमें कहा, अर्जुन मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा रिश्ता है और रिश्तों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस बार लोगों ने ज्यादा समर्थन दिखाया, लेकिन घर के अंदर असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात अनाया ने आरव से कहा, मुझे डर लगता है। किस बात का? कि कहीं हमारा रिश्ता पीछे न रह जाए। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, तुम मेरी जिंदगी हो, कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। उधर अर्जुन भी संघर्ष कर रहा था। उसे लगता था कि वो कहीं बीच में फंसा है, न पूरी तरह बाहर, न पूरी तरह अंदर। एक रात उसने मां की फोटो देखते हुए कहा, मां, मैं सही जगह आया हूं ना? लेकिन किस्मत ने अभी और इम्तिहान तय किए थे। कुछ दिनों बाद एक आदमी घर के बाहर आया। उसने खुद को अर्जुन का मामा बताया। नाम राकेश, चेहरा चालाक, आंखों में लालच। मैं अपने भांजे से मिलने आया हूं। उसकी नजर घर पर घूम रही थी, कीमती चीजों पर, लग्जरी पर। आरव को तुरंत शक हुआ, और यही आदमी आने वाले तूफान की शुरुआत था। राकेश के आने के बाद घर का माहौल अचानक बदल गया था। पहले जहां शांति धीरे धीरे लौट रही थी, वहां अब एक अनजानी बेचैनी घुस आई थी। वो आदमी बाहर से भले ही अर्जुन का मामा बनकर आया था, लेकिन उसकी आंखों में अपनापन कम और लालच ज्यादा था। ये बात आरव और अनाया दोनों ने पहले ही दिन महसूस कर ली थी। राकेश ने आते ही घर की तारीफ शुरू कर दी। वाह भांजे, क्या बंगला है, ऐसी लाइफ तो फिल्मी हीरो की होती है। वो बार बार महंगे फर्नीचर, पेंटिंग्स और गाड़ियों की तरफ देखता। अर्जुन थोड़ा असहज हो गया। मामा बैठिए ना। हाँ, राकेश बोला, लेकिन उसकी नजरें इधर उधर घूमती रहीं। अनाया ने चाय दी। उसने मुस्कुरा कर लिया। भाभी जी, बड़े अच्छे दिन आ गए आपके। ये बात सुनकर अनाया को अजीब लगा। दिन भर राकेश घर में ही रहा। कभी ड्राइंग रूम, कभी बालकनी, कभी गार्ड से बातें, कभी नौकरों से, जैसे वो जगह का नक्शा बना रहा हो। आरव सब नोटिस कर रहा था, लेकिन अभी कुछ बोला नहीं। शाम को जब सब बैठे, राकेश ने अचानक कहा, अर्जुन, तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तेरा भाई इतना बड़ा आदमी है? अर्जुन झेम गया। मामा, मुझे खुद हाल ही में पता चला। अरे, अब तो किस्मत खुल गई तेरी, अब हमारी भी। ये सुनकर आरव की भौहें चढ़ गई। हमारी भी का मतलब साफ था। रात को राकेश ने अर्जुन से अलग में बात की। देख बेटा, तेरे हक का हिस्सा है यहां, इतना बड़ा घर, कंपनी, तुझे भी मिलना चाहिए। अर्जुन घबरा गया। मामा, मैं यहां कुछ लेने नहीं आया। अरे पागल, तेरा हक है, वरना ये लोग सब हड़प लेंगे। ये बात अर्जुन के मन में चुभ गई। पहली बार उसके अंदर शक पैदा हुआ, क्या सच में मेरा कोई हक है? अगले दिन राकेश ने और खेल शुरू किया। उसने कुछ वकीलों के नाम बताए, कहा कि विरासत में दावा कैसे किया जाता है। अर्जुन ने साफ मना किया, मुझे इसमें नहीं पड़ना। लेकिन राकेश नहीं रुका। आज नहीं तो कल, सोच लेना। उधर अनाया ने भी बदलाव नोटिस किया। अर्जुन अब थोड़ा चुप रहने लगा, कम बोलता, ज्यादा सोचता। एक रात उसने आरव से पूछा, क्या अर्जुन ठीक है? मुझे भी वही लग रहा है।
आरव को अब यकीन हो गया कि राकेश कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसने बैकग्राउंड चेक करवाया। रिपोर्ट आई, राकेश पहले भी रिश्तेदारों से पैसे ऐंठ चुका था। जुए में कर्ज, कई धोखाधड़ी के केस, मतलब शातिर। आरव गुस्से में आ गया। ये आदमी अर्जुन को इस्तेमाल करना चाहता है। उसने अर्जुन से बात करने का फैसला किया। एक शाम दोनों बालकनी में बैठे। कुछ परेशान है? आरव ने पूछा। अर्जुन पहले चुप रहा, फिर बोला, मामा कह रहे हैं कि मेरा भी हक है। आरव समझ गया। और तुम क्या सोचते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मन में सवाल आ गया। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सुन, तू मेरा भाई है, लेकिन रिश्ता पैसों से नहीं, दिल से होता है। अगर तू यहां है तो इसलिए कि मैं चाहता हूं, ना कि किसी मजबूरी से। अर्जुन की आंखें भर आई। मुझे डर था कि कहीं मैं बोझ न बन जाऊं। कभी नहीं, आरव बोला। उसी समय राकेश अंदर आ गया। अरे, बातें चल रही है क्या? आरव ने सीधे कहा। राकेश जी, कल आप लौट जाइए। राकेश चौंक गया। क्यों? क्योंकि आप यहां गलत बातें फैला रहे हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। राकेश का चेहरा बदल गया। आप मुझे निकाल रहे हो? मैं आपको सच बता रहा हूं, और यही सच है। राकेश ने अर्जुन की तरफ देखा। देख लिया भांजे, ये लोग कैसे हैं? अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में अब भरम नहीं था। उसने कहा, मामा, आप गलत हो। मुझे यहां कुछ नहीं चाहिए, बस रिश्ता चाहिए। राकेश समझ गया उसका खेल फेल हो गया है। वो गुस्से में चला गया। घर में राहत की सांस ली गई। लेकिन आरव जानता था, ऐसे लोग हार नहीं मानते। वे बाहर जाकर और बड़ी चाल चलते हैं, और यही आने वाली नई मुसीबत की शुरुआत थी। राकेश के घर से जाने के बाद कुछ दिनों तक माहौल फिर से शांत हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा सा तूफान गुजर कर चला गया हो। अर्जुन पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी दिखने लगा था। वो फिर से अपने काम में मन लगाने लगा। घर के लोगों से खुलकर बात करने लगा। अनाया भी राहत महसूस कर रही थी कि अब परिवार में कोई गलतफहमी नहीं है। लेकिन आरव जानता था, राकेश जैसे लोग चुपचाप हार नहीं मानते। वे पीछे हटते नहीं, वे पीछे से वार करते हैं। एक सुबह आरव ऑफिस पहुंचा तो माहौल कुछ अजीब था। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की घबराई हुई लग रही थी। कुछ कर्मचारी आपस में फुसफुसा रहे थे। किसी ने उसे देखकर अचानक बात बंद कर दी। राजन तेज कदमों से उसके पास आया। सर, सोशल मीडिया देखिए। आरव ने फोन खोला। पहली ही पोस्ट में एक वीडियो वायरल हो रहा था। टाइटल था, हिडन ट्रूथ ऑफ आरव मल्होत्रा's फैमिली। वीडियो में एक आदमी बैठा था, राकेश। उसके पीछे अंधेरा कमरा, चेहरा आधा ढका हुआ। वो कह रहा था, मैं बहुत कुछ जानता हूं। इस घर की सच्चाई, एक नाजायज बेटा, एक छुपाई हुई विरासत और एक लालची परिवार। आरव का खून खौल गया। ये घटिया इंसान। वीडियो में झूठ, आधा सच और भावनात्मक ड्रामा मिलाकर कहानी बनाई गई थी। ऐसा दिखाया गया कि अर्जुन को धोखा दिया जा रहा है, कि आरव सब कुछ हड़प रहा है, कि परिवार नकली है। वीडियो लाखों बार शेयर हो चुका था। कमेंट्स भरे थे, शेम ऑन आरव, जस्टिस फॉर अर्जुन, रिच पीपल आर फेक। राजन घबराया हुआ था। सर, ये तेजी से फैल रहा है। नया विवाद खड़ा हो गया है। घर पर भी इसका असर पड़ा। अनाया ने वीडियो देखा तो उसका चेहरा उतर गया। ये फिर से अर्जुन ने भी देखा। उसका दिल बैठ गया। उसे डर था कहीं लोग सच में उस पर शक न करने लगे। स्कूल में बच्चे ने कहा, पापा, मेरे दोस्त कह रहे हैं कि हमारे घर में झगड़ा है। अनाया रो पड़ी। आरव को गुस्सा आया। अब बहुत हो गया। उसने लीगल टीम को बुलाया। तुरंत नोटिस भेजो, डिफेमेशन केस। लेकिन राजन ने कहा, सर, कोर्ट टाइम लेगा। अभी पब्लिक ओपिनियन बदलना जरूरी है। आरव समझ गया,
सिर्फ कानूनी रास्ता काफी नहीं, सच को सामने लाना होगा। उसने अर्जुन को बुलाया। दोनों कमरे में बैठे। डरे हो? आरव ने पूछा। अर्जुन ने सच बोला। थोड़ा। लोग क्या सोचेंगे? आरव ने उसका हाथ पकड़ा। आज जो बोलेगा वही तय करेगा। तू सच बोलेगा या वो? अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। उसी दिन शाम को एक लाइव सेशन रखा गया, आरव मीडिया के चैनल पर। पहली बार अर्जुन कैमरे के सामने बैठा। हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन आंखों में सच्चाई थी। आरव ने शुरुआत की। आज हम अफवाह नहीं, सच बताएंगे। फिर अर्जुन बोला। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मां, संघर्ष, गरीबी, डीएनए टेस्ट, आरव से मुलाकात, और यह भी कि उसने कभी पैसे की मांग नहीं की। उसने कहा, मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मुझे परिवार मिला, न कि दौलत। लाइव देखते हुए हजारों लोग रो पड़े। कमेंट्स बदलने लगे। रिस्पेक्ट अर्जुन, ट्रू ब्रदर, शेम ऑन राकेश। राकेश की पोल खुलने लगी। लोग उसके पुराने केस निकालने लगे। पुरानी धोखाधड़ी, जुए के सबूत, सब सामने आने लगा। वीडियो डिलीट हो गया, उसका अकाउंट बंद हो गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। आरव समझ गया, ये आदमी अब और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बेनकाब इंसान सबसे ज्यादा जहरीला होता है। और उसी रात उसे एक अनजान कॉल आया। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब देखना। फोन कट गया। आरव जान गया, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अब ये और निजी होने वाली थी। राकेश की धमकी भरी कॉल के बाद आरव को पहली बार फिर से वही पुराना एहसास हुआ, खतरे का एहसास। डेनियल के दौर में उसने कई बार ऐसी कॉल सुनी थी, लेकिन इस बार मामला अलग था। ये दुश्मन कोई अंतरराष्ट्रीय माफिया नहीं था, बल्कि खून का रिश्ता होने का दावा करने वाला लालची इंसान था। और ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे भावनाओं को जानते हैं। उस रात आरव देर तक सो नहीं पाया। बार बार फोन की स्क्रीन देखता, कहीं कोई नया मैसेज, कहीं कोई अनजान नंबर, लेकिन कुछ नहीं आया। सुबह होते ही उसने सिक्योरिटी टीम को अलर्ट कर दिया। घर और ऑफिस दोनों जगह चौकसी बढ़ाओ, कोई भी संदिग्ध मूवमेंट नोट हो। गार्ड्स को नए निर्देश मिले, कैमरे चेक हुए, रूट बदले गए। अनाया ये सब देखकर परेशान हो गई। फिर वही माहौल। उसने धीरे से कहा। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। थोड़े दिन, फिर सब ठीक होगा। लेकिन वो खुद जानता था, ये आसान नहीं होगा। अर्जुन भी बेचैन था। उसे लग रहा था कि सारी परेशानी उसकी वजह से हुई है। एक दिन उसने आरव से कहा, अगर मैं चला जाऊं तो? आरव चौंक गया। कहा, कहीं दूर, ताकि आप लोग चैन से रह सको। आरव ने सख्ती से कहा, ये दोबारा मत कहना। तू भागेगा तो वही जीतेगा जिसने ये सब किया है। अर्जुन की आंखें भर आई। मुझे डर लगता है, मुझे भी लगता है। आरव ने सच कहा, लेकिन हम डर से फैसले नहीं करते। इसी बीच एक अजीब घटना हुई। एक रात घर की पिछली दीवार के पास शोर हुआ। गार्ड दौड़े। एक आदमी भागता दिखा, लेकिन पकड़ा नहीं गया। वहां एक लिफाफा पड़ा मिला। अंदर एक फोटो, अर्जुन की, ऑफिस के बाहर की, और एक पर्ची, नेक्स्ट टाइम नॉट जस्ट पिक्चर। अनाया की हालत खराब हो गई। ये तो धमकी है। आरव ने पुलिस को बुलाया। एफआईआर दर्ज हुई, फोन रिकॉर्ड ट्रेस हुए, लोकेशन डेटा निकाला गया, सबूत मिले। नंबर राकेश से जुड़ा था। अब शक नहीं था, वो बदला लेना चाहता था। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गया। उसके पुराने ठिकाने खाली मिले, फोन बंद, बैंक अकाउंट सुने। मतलब वो प्लानिंग के साथ भागा था। घर अब पूरी तरह हाई अलर्ट पर था। बच्चे का स्कूल बदल दिया गया, रूट सीक्रेट रखा गया। अनाया का बाहर निकलना कम हो गया। वो अंदर से टूटने लगी। हम कब सामान्य जिंदगी जी पाएंगे?
आरव के पास जवाब नहीं था। एक रात वो छत पर खड़ा था। हवा तेज थी, नीचे सन्नाटा। अर्जुन चुपचाप आकर खड़ा हो गया। भैया, हाँ, अगर पापा होते तो क्या वो चाहते कि हम ऐसे डरें? आरव ने उसकी तरफ देखा। नहीं, वो चाहते कि हम मजबूत रहें। ये बात दोनों के दिल में उतर गई। अगले दिन आरव ने बड़ा फैसला लिया। हम छुप कर नहीं रहेंगे, हम सच के साथ खुलकर जिएंगे। उसने मीडिया में एक इंटरव्यू दिया, पूरी धमकी का जिक्र किया, राकेश की हरकतें बताई, सबूत दिखाए, लोगों से अपील की कि डर के आगे न झुके। ये कदम जोखिम भरा था, लेकिन असरदार। पब्लिक सपोर्ट बढ़ गया, पुलिस पर दबाव बढ़ा। 3 दिन बाद खबर आई, राकेश को एक छोटे से शहर से गिरफ्तार कर लिया गया। वो नकली पहचान पर रह रहा था। उसके पास से हथियार और फर्जी दस्तावेज मिले। मतलब वो कुछ बड़ा करने की तैयारी में था। अनाया ने खबर सुनी तो राहत की सांस ली। अर्जुन रो पड़ा, अब सब ठीक हो जाएगा ना? आरव ने उसे गले लगाया। अब डर कम होगा, लेकिन हमें मजबूत रहना होगा। कुछ दिन बाद राकेश को कोर्ट में पेश किया गया। उस पर धमकी, पीछा करने और साजिश के आरोप लगे। जमानत मुश्किल थी। मीडिया ने उसे ग्रीडी रिलेटिव केस नाम दिया। घर में धीरे धीरे शांति लौटने लगी। गार्ड्स कम हुए, हंसी लौटी। लेकिन इस पूरे अनुभव ने सबको बदल दिया था। अब वे जानते थे, परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता, साथ लड़ने से बनता है। और यही अनुभव आगे की जिंदगी की नींव बनने वाला था। राकेश की गिरफ्तारी के बाद जैसे घर पर जमी हुई डर की परत धीरे धीरे पिघलने लगी थी। कई हफ्तों बाद पहली बार ऐसा लगा कि हवा में सुकून घुला हुआ है। अब गार्ड्स पहले जैसे सख्त नहीं थे। पुलिस की गाड़ी भी कम दिखाई देने लगी थी। अनाया फिर से सुबह सुबह बालकनी में पौधों को पानी देने लगी थी। बच्चे की हंसी भी पहले जैसी खुली हो गई थी। आरव के चेहरे पर भी हल्की हल्की मुस्कान लौट आई थी। कई महीनों बाद उसने महसूस किया कि वो बिना किसी टेंशन के सांस ले पा रहा है। एक सुबह वो जल्दी उठा, जॉगिंग के लिए निकला। पार्क में कई लोग उसे पहचानते थे, लेकिन अब उनकी नजरों में डर या शक नहीं, सम्मान था। गुड मॉर्निंग सर, आपसे प्रेरणा मिलती है। ऐसी बातें सुनकर उसे अच्छा लगता। घर लौटकर उसने सबको नाश्ते पर बुलाया। आज एक जरूरी बात करनी है। सब चौंक गए। अनाया, अर्जुन और बच्चा तीनों टेबल पर बैठ गए। क्या हुआ? अनाया ने पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। हम बहुत कुछ झेल चुके हैं, अब हमें सिर्फ लड़ते नहीं रहना, जीना भी सीखना होगा। फिर उसने कहा, मैं चाहता हूं कि हम कुछ समय के लिए बाहर चलें। छुट्टी, सिर्फ परिवार। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। सच? बच्चा उछल पड़ा। याय, ट्रिप। अनाया भी खुश हो गई। बहुत समय हो गया। सबने मिलकर फैसला किया, पहाड़ों पर जाएंगे। शिमला के पास एक शांत जगह। ऑफिस में आरव ने जिम्मेदारी सौंपी। कुछ दिन मैं ऑफलाइन रहूंगा। राजन ने मुस्कुराकर कहा, सर, आप डिजर्व करते हैं। यात्रा का दिन आया। कार में सब बैठे। संगीत चल रहा था। बच्चा खिड़की से बाहर झांक रहा था। अर्जुन पहली बार इतनी अच्छी कार में इतनी लंबी यात्रा कर रहा था। वो चुपचाप सब महसूस कर रहा था। रास्ते में ढाबे पर रुके। साधारण खाना, हसी मजाक। आरव ने महसूस किया, यही असली खुशी है। शिमला के पास एक छोटा सा कॉटेज था, पेड़ों से घिरा, शांत, मोबाइल नेटवर्क कमजोर। यही तो चाहिए था। पहली रात सबने आग जलाई, चाय पी, तारों को देखा। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैंने कभी ऐसा समय नहीं बिताया, हमेशा बस काम और चिंता। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब बदलेगा। अगले दिन सब ट्रैकिंग पर गए। अनाया थोड़ा थक गई। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। धीरे धीरे। बच्चा आगे दौड़ रहा था। जल्दी आओ। अर्जुन पीछे से फोटो ले रहा था।
उस पल में कोई बिजनेस नहीं था, कोई कोर्ट नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ परिवार। रात को अर्जुन और आरव देर तक बैठे। भैया, हाँ, क्या आपको कभी लगता है कि पापा ने हमें छोड़ दिया? आरव सोच में पड़ गया। नहीं, मुझे लगता है हालात ने उन्हें तोड़ दिया और हम उसका जवाब है। ये बात अर्जुन के दिल को छू गई। इसी बीच आरव को एक मेल आया ट्रूथ नेट से। एक नया केस, नई जांच, नई चुनौती। उसने मेल बंद कर दिया। अभी नहीं, ये पहली बार था जब उसने काम को परिवार से पीछे रखा। अनाया ने देखा, मुस्कुराई। अब सही बैलेंस सीख रहे हो। आरव हंसा। शायद इस यात्रा ने सबको बदला। अर्जुन को आत्मविश्वास मिला, अनाया को भरोसा, बच्चे को यादें और आरव को सुकून। लेकिन जिंदगी हमेशा लंबे समय तक शांत नहीं रहती। वापसी के दिन राजन का मैसेज आया। सर, एक पुराना मामला फिर खुल रहा है। आरव ने फोन देखा। दिल फिर से थोड़ा भारी हुआ। मतलब, नई शुरुआत के बाद नई चुनौती, क्योंकि यही जिंदगी है। एक सांस की राहत और फिर अगली परीक्षा। पहाड़ों की शांति से लौटकर जैसे ही आरव फिर से शहर की भागदौड़ में उतरा, उसे एहसास हो गया कि जिंदगी उसे ज्यादा देर चैन से बैठने नहीं देती। शिमला की ठंडी हवा, परिवार की हंसी और बिना फोन की जिंदगी, सब पीछे छूट चुका था। अब सामने फिर वही फाइलें, मीटिंग्स और मुश्किल फैसले थे। घर पहुंचते ही राजन का कॉल आया। सर, वो पुराना मामला फिर खुल गया है। कौन सा मामला? आरव ने पूछा। आपके पहले बिजनेस पार्टनर रोहित वर्मा का। ये नाम सुनते ही आरव कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। रोहित वर्मा, उसकी जिंदगी का एक भूला हुआ अध्याय। वो आदमी जिसके साथ उसने कभी छोटे से ऑफिस में बैठकर सपने देखे थे। दोनों ने मिलकर पहली कंपनी खड़ी की थी। दोनों ने दिन रात मेहनत की थी। लेकिन फिर पैसों और गलतफहमियों ने सब तोड़ दिया। क्या हुआ उसके केस में? आरव ने धीरे से पूछा। उसकी पत्नी ने फिर से याचिका डाली है। कह रही है कि रोहित की मौत दुर्घटना नहीं थी। आप पर शक जताया गया है। आरव के हाथ से फोन फिसलते फिसलते बचा। क्या? रोहित की मौत सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। तब मामला बंद हो गया था। कोई विवाद नहीं था। अब अचानक ये सब मीडिया तक पहुंच गया। हाँ सर, आरव ने टीवी खोला। एक चैनल पर चल रहा था, बिजनेस टाइकून अंडर स्कैनर अगेन। नीचे लिखा था, Was रोहित वर्मा's डेथ रियली एन एक्सीडेंट? उसका दिल बैठ गया। अनाया ने भी खबर देख ली। ये फिर से हमें चैन नहीं मिलेगा क्या? आरव ने उसे संभाला। डरो मत, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन उसे पता था, सच होने के बावजूद यह मामला बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ऑफिस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। लीगल टीम, पीआर टीम, राजन, सब मौजूद। वकील ने कहा, सर, हमें पुराने रिकॉर्ड निकालने होंगे। सीसीटीवी, कॉल डिटेल, मेडिकल रिपोर्ट, सब फिर से देखना पड़ेगा। राजन बोला, सर, ये टाइमिंग संदिग्ध है। जब आपकी छवि ठीक हो रही थी तभी ये मामला। आरव समझ गया, शायद कोई फिर से वार कर रहा है। कौन? डेनियल तो जेल में था, राकेश भी अंदर था। फिर कौन? इसी बीच अर्जुन उसके पास आया। भैया, मैं कुछ पूछूं? हाँ, आपने सच में कुछ नहीं किया ना? ये सवाल आरव के दिल में चुभ गया। क्या तुम्हें मुझ पर शक है? नहीं, नहीं, बस लोग बोल रहे हैं। आरव ने उसे गले लगा लिया। सुन, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और ये बात सच है। अर्जुन को तसल्ली मिली, लेकिन बाहर की दुनिया इतनी आसानी से नहीं मानती। अगले कुछ दिनों में पुराने साथी, निवेशक और दोस्त भी दूरी बनाने लगे। कॉल कम हो गए, मीटिंग्स टलने लगी। जैसे सब इंतजार कर रहे हों। सच्चाई क्या है? आरव को यह सबसे ज्यादा दुख दे रहा था। इतने सालों का भरोसा इतनी जल्दी टूट गया। अनाया ने उसे हिम्मत दी। जो सच के साथ होता है
वो अकेला नहीं रहता। इसी बीच एक चौंकाने वाली जानकारी आई। समीर ने बताया, सर, रोहित की पत्नी के वकील पहले क्रॉस ग्रुप से जुड़े थे। आरव की आंखें चौड़ी हो गई। डैनियल, हो सकता है, मतलब जेल में रहते हुए भी वो खेल खेल रहा था, पुरानी फाइलें निकालकर बदनाम करने की कोशिश। आरव को गुस्सा आया। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन इस बार वो तैयार था। उसने खुद पुराने ऑफिस के स्टोर रूम से फाइलें निकलवाई। पुराने ईमेल, पुराने चैट, डायरी, सब वो खुद सच खोजने लगा। एक रात उसे एक पुराना मेल मिला रोहित का, जिसमें लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझना ब्रेक सिस्टम में दिक्कत है। आरव सन्न रह गया। ये मेल पहले क्यों नहीं देखा? मतलब एक्सीडेंट में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन क्या वो साजिश थी? और किसकी? अब मामला और गहरा हो चुका था। आरव समझ गया, ये सिर्फ बदनामी नहीं, ये एक अधूरी सच्चाई की कहानी है जो अब सामने आने वाली है। रोहित का वो पुराना ईमेल आरव के दिमाग में लगातार घूम रहा था। अगर मुझे कुछ हो जाए, ब्रेक सिस्टम में दिक्कत है। ये शब्द जैसे किसी खतरे की चेतावनी थे, जिसे उस समय किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। अब इतने साल बाद वही लाइन एक बड़े तूफान की शुरुआत बन चुकी थी। आरव उस रात सो नहीं पाया। बार बार वो मेल पढ़ता, सोचता, क्या रोहित को पहले से पता था कि कुछ गलत होने वाला है? क्या वह किसी साजिश का शिकार हुआ था? और अगर हां, तो कौन था इसके पीछे? सुबह होते ही उसने समीर और राजन को बुलाया। मुझे उस एक्सीडेंट की पूरी रिपोर्ट चाहिए, एक एक डिटेल। फिर से राजन थोड़ा हैरान हुआ। सर, वो केस तो क्लोज हो चुका था, अब खोलना आसान नहीं होगा। आरव ने गंभीरता से कहा, सच आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। समीर ने अपनी टीम लगा दी। पुराने पुलिस रिकॉर्ड, हॉस्पिटल फाइल, इंश्योरेंस रिपोर्ट, मैकेनिक की रिपोर्ट, सब फिर से निकाले जाने लगे। इधर मीडिया का दबाव बढ़ता जा रहा था। हर दिन नई बहस, नई थ्योरी। वॉज इट मर्डर? डिड आरव बेनिफिट? कुछ एंकर तो सीधे आरोप लगाने लगे। अनाया परेशान हो गई। ये लोग बिना सोचे कुछ भी बोल देते हैं। आरव ने उसे शांत किया। जब तक सच नहीं आएगा, शोर चलता रहेगा। अर्जुन भी चुप चुप रहने लगा था। ऑफिस में सहकर्मी उसके पीछे बातें करते, वो सुनता, लेकिन जवाब नहीं देता। एक दिन उसने आरव से कहा, भैया, लोग मुझसे भी पूछते हैं कि कहीं आप। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। आरव का दिल दुख गया। मुझे माफ कर, मेरी वजह से तू ये सब झेल रहा है। नहीं, अर्जुन बोला, मैं आपके साथ हूं। ये बात आरव को ताकत देती। कुछ दिनों बाद समीर बड़ी खबर लेकर आया। सर, हमने एक्सीडेंट वाली कार के मैकेनिक को ढूंढ लिया। वो अब एक छोटे से शहर में रहता है। उसने कुछ छुपाया था। आरव तुरंत वहां जाने को तैयार हो गया। एक छोटा सा कस्बा, पुरानी वर्कशॉप, धूल से भरा कमरा, एक बूढ़ा मैकेनिक, रमेश। पहले तो वो डर गया, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब आरव ने सच का भरोसा दिलाया तो वो टूट गया। साहब, उस दिन कार में ब्रेक ठीक नहीं थे। मैंने रोहित जी को बताया था, लेकिन किसी ने मुझे फोन किया, कहा कि चुप रहो। पैसे दिए। आरव की सांस रुक गई। किसने? एक आदमी कह रहा था कि कंपनी से है। नाम था विजय। विजय, ये नाम आरव जानता था। वो उस समय उनकी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर था और बाद में अचानक गायब हो गया था। कितने पैसे? 5 लाख। और कहा कि अगर बोला तो। रमेश की आवाज कांप गई। मेरे बच्चों को नुकसान होगा। अब तस्वीर साफ होने लगी। रोहित को पता था कि कार में गड़बड़ी है। किसी ने जानबूझकर मरम्मत नहीं करवाई और फिर हादसा हुआ। लेकिन क्यों? आरव को याद आया, रोहित उस समय कंपनी में एक बड़े घोटाले की जांच कर रहा था। कुछ फर्जी अकाउंट्स, कुछ संदिग्ध ट्रांसफर।
और वो घोटाला विजय से जुड़ा था। मतलब रोहित रास्ते का रोड़ा बन गया था। इधर समीर ने और जांच की। पता चला कि विजय अब दुबई में है, फर्जी नाम से, नया बिजनेस, मतलब भागा हुआ अपराधी। आरव ने तुरंत इंटरपोल को जानकारी दी, सारे सबूत सौंपे, रमेश का बयान, पुराने मेल, बैंक ट्रांसफर, सब कुछ। अब मामला मजबूत था, लेकिन खतरा भी बढ़ गया था, क्योंकि जब पुराने राज खुलते हैं तो कुछ लोग बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसी रात आरव को एक मैसेज आया, स्टॉप डिगिंग और यू विल रिग्रेट, अनजान नंबर। फिर वही चेतावनी। आरव ने फोन बंद किया। उसने अनाया से कहा, शायद फिर खतरा आने वाला है। अनाया ने उसका हाथ थाम लिया। हम साथ हैं, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब लड़ाई सिर्फ उसकी इमेज की नहीं थी, ये रोहित के लिए इंसाफ की लड़ाई थी। एक दोस्त के लिए, एक अधूरी सच्चाई के लिए। और ये लड़ाई अब अंतिम मोड़ पर बढ़ रही थी। स्टॉप डिगिंग और यू विल रिग्रेट, उस मैसेज को आरव बार बार पढ़ रहा था। स्क्रीन पर वही शब्द चमक रहे थे, जैसे किसी अंधेरे कमरे में जलती लाल बत्ती। ये साफ था कि उसकी जांच अब सही दिशा में जा रही थी। तभी तो कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा था। आरव ने फोन साइड में रख दिया। अब डरने का समय नहीं था। अब पीछे हटने का मतलब होता रोहित के साथ धोखा। उस रात उसने अनाया से खुलकर बात की। मुझे लगता है ये मामला खतरनाक हो सकता है। अनाया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हमने इससे भी बड़ा खतरा देखा है, ये भी झेल लेंगे। उसकी आवाज में भरोसा था, और यही भरोसा आरव की सबसे बड़ी ताकत था। अगले दिन उसने सिक्योरिटी और बढ़ा दी, घर, ऑफिस, स्कूल, सब जगह। अर्जुन को भी सच बता दिया। पहले वो डर गया, अगर आपको कुछ हो गया तो। आरव ने उसके सिर पर हाथ रखा। कुछ नहीं होगा, हम सावधान हैं, और सबसे जरूरी बात, हम सही हैं। अब आरव पूरी तरह जांच में जुट गया। उसने रोहित के पुराने लैपटॉप को निकलवाया, स्टोरेज से, कई साल पहले बंद पड़ा था। टेक्निकल टीम ने डेटा रिकवर किया, कई फाइलें मिली, कुछ डिलीटेड ईमेल, कुछ एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट। रात दिन मेहनत के बाद एक फोल्डर खुला, नाम था वी प्रोजेक्ट। उसमें ट्रांजैक्शन लिस्ट थी, कई फर्जी कंपनियां, शेल अकाउंट, और सबका लिंक विजय से। मतलब रोहित ने सब सबूत जमा कर लिए थे, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। आरव की आंखें नम हो गई। तू सच के बहुत करीब पहुंच गया था दोस्त। अब मामला पूरा था। पुलिस और सीबीआई को पूरी फाइल सौंपी गई। इंटरपोल से भी संपर्क बना। विजय की तलाश तेज हो गई। उधर विजय को खबर मिल चुकी थी। वो दुबई से भागने की तैयारी करने लगा। नया पासपोर्ट, नया नाम, नई जगह, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक रात एयरपोर्ट पर उसे रोक लिया गया। इंटरपोल रेड नोटिस, गिरफ्तारी। खबर जैसे ही भारत पहुंची, मीडिया में तहलका मच गया। रोहित वर्मा केस सॉल्व्ड, की अक्यूज्ड अरेस्टेड, ट्रूथ कम्स आउट। आरव टीवी के सामने बैठा था, उसकी आंखें भर आई। अनाया ने उसका हाथ पकड़ा। अब रोहित को इंसाफ मिलेगा। कोर्ट में केस दोबारा खुला। रमेश की गवाही, ईमेल, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, सब पेश हुआ। विजय टूट गया। उसने कबूल किया, रोहित को मारने का इरादा नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि कार खराब रहे, ताकि रोहित डर जाए, चुप हो जाए। लेकिन हादसा हो गया और एक जिंदगी चली गई। जज ने सख्त सजा सुनाई। हत्या की साजिश, धोखाधड़ी, सबके लिए। कोर्ट रूम में आरव चुपचाप बैठा था। फैसला सुनकर उसने आंखें बंद कर ली। मन ही मन कहा, अब शांति से सोना दोस्त। मीडिया ने आरव की तारीफ की। मैन हु क्लियर्ड हिज ओन नेम, फॉट फॉर फ्रेंड्स जस्टिस। उसकी छवि और मजबूत हुई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव घर में आया। अर्जुन ने कहा,
भैया, आपने सच में दिखा दिया कि इंसान क्या होता है। बच्चे ने गले लगाया। आप हीरो हो। आरव हंसा। नहीं, बस जिम्मेदार इंसान। उस रात वो छत पर बैठा था। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। उसे लगा जैसे रोहित कहीं ऊपर से देख रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। अब एक और अधूरा अध्याय पूरा हो चुका था, लेकिन जिंदगी की किताब अब भी चल रही थी और अगले पन्ने पर नई कहानी लिखी जाने वाली थी। रोहित को इंसाफ मिलने के बाद आरव के दिल से जैसे एक भारी बोझ उतर गया था। सालों से कहीं न कहीं उसके मन में एक कसक थी। दोस्त की मौत, अधूरा सच, अधूरी दोस्ती। अब वो कसक धीरे धीरे शांति में बदल रही थी। पहली बार उसे लगा कि उसने अपने अतीत से समझौता नहीं किया, बल्कि उसे सम्मान दिया है। उस सुबह वो बहुत हल्का महसूस कर रहा था। बालकनी में खड़ा होकर चाय पी रहा था। धूप हल्की हल्की फैल रही थी। नीचे बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे थे। अनाया पास आकर खड़ी हो गई। आज बहुत शांत लग रहे हो। आरव मुस्कुराया, क्योंकि मन भी शांत है। बहुत समय बाद दोनों ने बिना किसी चिंता के साथ नाश्ता किया। अर्जुन भी अब घर में पूरी तरह घुल मिल चुका था। उसकी झिझक कम हो गई थी। वो अब खुद को मेहमान नहीं समझता था। कभी बच्चे को पढ़ाने में मदद करता, कभी अनाया के साथ किचन में हाथ बटाता। एक दिन अनाया ने मजाक में कहा, लगता है अब घर में मेरी जरूरत कम हो गई। अर्जुन हंस पड़ा, नहीं भाभी, आप तो हमारी बॉस हो। सब हंस पड़े। घर में हंसी लौट आई थी। ऑफिस में भी नया माहौल था। आरव मीडिया अब सिर्फ न्यूज चैनल नहीं रहा था, वो एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बन चुका था। ट्रूथ नेट की रिपोर्ट सरकार और एजेंसियों तक सीधा असर डालती थी। एक मीटिंग में बोर्ड मेंबर ने कहा, सर, वी शुड एक्सपैंड ग्लोबली। आरव ने पहली बार बिना झिझक कहा, हां, लेकिन अपने उसूल नहीं बदलेंगे। यही उसकी पहचान थी। इसी बीच एक नया प्रस्ताव आया, सरकार की तरफ से एक मीडिया एथिक्स काउंसिल बनाने का, और आरव को उसका चेयरमैन बनने का ऑफर। राजन हैरान था, सर, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आरव सोच में पड़ गया। इसका मतलब राजनीति, दबाव, विवाद। अनाया ने उसे सलाह दी, अगर आप सही काम कर सकते हो तो डर क्यों। अर्जुन ने भी कहा, भैया, आप जैसे लोग ही तो सिस्टम बदलते हैं। कई रात सोचने के बाद आरव ने हाँ कर दी। नया पद, नई जिम्मेदारी, नई चुनौतियां। पहली मीटिंग में उसने साफ कहा, यह संस्था किसी के दबाव में नहीं आएगी। ना सरकार, ना कंपनियां। सब हैरान थे, लेकिन प्रभावित भी। घर में यह खबर आई तो सब खुश हो गए। बच्चा बोला, अब पापा बड़े बॉस बन गए। आरव हंसा, नहीं, अब और जिम्मेदार बन गया। इसी बीच एक और बदलाव आया। अनाया ने एक दिन कहा, मैं फिर से काम शुरू करना चाहती हूं। आरव चौंका, सच? हां, इतने साल घर, बच्चा, तुम्हारी परेशानियां, अब मैं भी कुछ करना चाहती हूं। वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहती थी, महिलाओं की कहानियों के लिए। आरव ने पूरा सपोर्ट दिया, जो चाहो करो, मैं साथ हूं। अर्जुन ने भी अपनी नौकरी छोड़कर धम्बीए करने का फैसला लिया। मुझे भी आगे बढ़ना है। आरव ने फीस खुद भर दी, लेकिन शर्त रखी, मेहनत खुद करनी होगी। तीनों अपनी अपनी राह पर बढ़ने लगे। घर अब सिर्फ सुरक्षित जगह नहीं था, प्रेरणा की जगह बन चुका था। लेकिन जिंदगी हमेशा संतुलन में नहीं रहती। एक दिन राजन ने गंभीर होकर कहा, सर, एक विदेशी मीडिया ग्रुप आपके खिलाफ अभियान शुरू कर रहा है। कह रहे हैं आप बहुत ताकतवर हो गए हैं। आरव समझ गया, नया दुश्मन, नया खेल, नया अध्याय। उस रात उसने अनाया से कहा, शायद लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होती। अनाया मुस्कुराई, लेकिन अब हम मजबूत हैं। और यही सच था। अब वो अकेला नहीं था, उसके पास परिवार था, भाई था,
विश्वास था और अनुभव था। जो भी आएगा वो तैयार था। सरकारी मीडिया एथिक्स काउंसिल का चेयरमैन बनने के बाद आरव की जिंदगी एक बार फिर बदल गई थी। अब वो सिर्फ एक चैनल का मालिक नहीं था, बल्कि पूरे देश की मीडिया नैतिकता की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। ये पद सम्मान के साथ साथ खतरा भी लेकर आया था, क्योंकि अब वो कई बड़े लोगों की आंखों में चुभने लगा था। पहली ही मीटिंग में उसने साफ शब्दों में कहा था, अगर कोई पैसा देकर खबर बदलवाना चाहता है तो वो मेरे सामने समय बर्बाद न करे। ये बात कई लोगों को पसंद नहीं आई। कुछ बड़े कॉरपोरेट हाउस, कुछ राजनीतिक दल, कुछ इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप, सबको लगा कि आरव बहुत ज्यादा ईमानदार बन रहा है, और ईमानदार लोग सिस्टम में हमेशा खतरा होते हैं। कुछ ही दिनों में विदेशी मीडिया ग्रुप ग्लोबल वॉइस नेटवर्क ने उसके खिलाफ रिपोर्ट छापनी शुरू कर दी। हेडलाइन आती, आरव द न्यू मीडिया डिक्टेटर, इज एथिक्स काउंसिल अ कवर, हिडन पावर गेम। हर खबर में आधा सच आधा झूठ, ऐसे सवाल उठाए जाते जो शक पैदा करें। राजन घबरा कर आया, सर ये लोग इमेज खराब कर रहे हैं। आरव शांत था, यही उनकी चाल है, मुझ पर भरोसा कम करना। घर में भी असर दिखने लगा। अनाया ने एक दिन कहा, पड़ोस वाली आंटी ने पूछा, आपके पति बहुत पावरफुल हो गए हैं क्या? आरव हंस पड़ा, लोग हमेशा ताकत से डरते हैं। अर्जुन अब धम्बिये की तैयारी में लगा था, लेकिन उसने भी नोटिस किया, भैया कॉलेज में लोग लिंक भेजते हैं आपके बारे में। आरव को बुरा लगता, पर वो जानता था ये कीमत है। इसी बीच एक और चाल चली गई। ग्लोबल वॉइस ने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जारी किया। दावा किया कि आरव मीडिया ने कुछ साल पहले टैक्स में गड़बड़ी की थी। डॉक्यूमेंट फर्जी था, लेकिन दिखने में असली। मीडिया में हंगामा मच गया। इनकम टैक्स नोटिस, ईडी पूछताछ, फिर वही पुराना दौर। अनाया घबरा गई, फिर वही सब। आरव ने उसे संभाला। सच जल्दी या देर से सामने आता है, लेकिन अंदर से वो भी थक गया था। हर बार खुद को साबित करना बहुत भारी पड़ता है। एक रात वो बालकनी में बैठा था, अकेला, फोन बंद। अर्जुन आकर बैठ गया। थक गए हो? हाँ, आरव ने सच कहा। तो रुक क्यों नहीं जाते? क्योंकि अगर मैं रुका तो गलत लोग जीत जाएंगे। ये बात अर्जुन के दिल में बैठ गई। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाला पकड़ा गया। वो ग्लोबल वॉइस का कर्मचारी था। भारी जुर्माना लगा, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। कुछ निवेशक पीछे हट चुके थे। शेयर गिरे। आरव को झटका लगा। राजन ने कहा, सर हमें आक्रामक होना पड़ेगा, काउंटर अटैक। आरव सोच में पड़ गया। वो हमेशा शांति से लड़ता था, लेकिन अब सामने इंटरनेशनल खिलाड़ी थे। इसी बीच एक ऑफर आया, एक बहुत बड़े विदेशी मीडिया हाउस से। पार्टनरशिप प्रपोजल, शर्त ट्रूथ नेट पर उनका कंट्रोल और एथिक्स काउंसिल से दूरी, मतलब समझौता। अनाया ने पूछा, क्या करोगे? आरव देर तक चुप रहा। अगर मान लूं तो आराम मिलेगा, अगर मना करूं तो युद्ध। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। पहले पन्ने पर लिखा था, सच से समझौता नहीं। उसने पन्ना बंद किया। सुबह राजन को बुलाया। ऑफर रिजेक्ट, और पूरी ताकत से लड़ेंगे। राजन मुस्कुराया। यही उम्मीद थी। आरव जानता था अब लड़ाई और बड़ी होगी, सिर्फ देश में नहीं, दुनिया में। और अगला वार और भी खतरनाक आने वाला था। विदेशी मीडिया हाउस का ऑफर ठुकराने के बाद आरव के खिलाफ माहौल और तेज हो गया। अब यह साफ हो चुका था कि यह सिर्फ बदनाम करने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। कोई चाहता था कि वह या तो झुक जाए या टूट जाए, लेकिन आरव टूटने वालों में से नहीं था। अगले ही हफ्ते ग्लोबल वॉइस नेटवर्क ने एक और रिपोर्ट निकाली। इस बार आरोप और गंभीर थे।
कहा गया कि आरव मीडिया ने कुछ विदेशी एनजीओ से अवैध फंड लिया है। रिपोर्ट में बैंक स्टेटमेंट जैसे दिखने वाले डॉक्यूमेंट भी थे। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। फॉरेन मनी स्कैंडल, इज आरव अ ट्रेटर? अनाया टीवी देख रही थी। उसकी आंखें भर आई। ये लोग कब रुकेंगे? आरव ने रिमोट बंद कर दिया। जब तक फायदा मिलेगा तब तक नहीं। राजन और समीर तुरंत एक्टिव हो गए। सर, ये डॉक्यूमेंट एडिटेड लग रहे हैं, हमें सोर्स तक पहुंचना होगा। आरव ने सिर हिलाया। जड़ तक जाओ। ट्रूथनेट की टीम फिर से मैदान में उतरी। डिजिटल फॉरेंसिक, डेटा ट्रेसिंग, बैंक रिकॉर्ड वेरिफिकेशन। 3 दिन में रिपोर्ट आ गई। डॉक्यूमेंट फर्जी थे, एक प्राइवेट सर्वर से बनाए गए थे। लोकेशन सिंगापुर। सर्वर मालिक एक शेल कंपनी और उस कंपनी का डायरेक्टर मार्क स्टोन, एक इंटरनेशनल मीडिया फिक्सर जो पहले भी कई देशों में विवादों में रहा था। आरव ने फाइल देखी तो ये है असली खिलाड़ी। समीर ने बताया, सर, मार्क स्टोन का लिंक एक बड़े कॉरपोरेट लॉबी से है जो आपकी काउंसिल से नाराज है। मतलब हमला पीछे से हो रहा था। घर में अर्जुन भी चिंता में था। भैया, हर दिन कुछ नया, कब खत्म होगा? आरव ने मुस्कुराया। जब सच जीत जाएगा। अनाया ने भी हिम्मत दिखाई। उसने अपने प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो डाला, बिहाइंड एवरी स्ट्रॉन्ग मैन। उसमें उसने बताया कि परिवार कैसे इन सब से गुजर रहा है, कैसे अफवाहें जिंदगी को चोट पहुंचाती है। वीडियो वायरल हो गया। लोगों का नजरिया बदला, सपोर्ट बढ़ा। इसी बीच आरव ने बड़ा फैसला लिया। अब चुप नहीं बैठेंगे। उसने इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। दिल्ली में लाइव, दुनिया भर के पत्रकार, बड़े चैनल, सब बुलाए गए। स्टेज पर आरव, राजन, समीर और लीगल टीम। स्क्रीन पर सबूत, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सर्वर ट्रेस, बैंक वेरिफिकेशन, सब एक एक कर दिखाया गया। आरव ने कहा, यह हमला मुझ पर नहीं, सच पर है और सच डरता नहीं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ग्लोबल वॉइस की साख हिल गई। उनके कई विज्ञापनदाता हट गए। शेयर गिरे। मार्क स्टोन पर जांच शुरू हो गई। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। ऐसे लोग हार नहीं मानते। उसी रात आरव को एक मैसेज आया, यू हैव क्रॉस द लाइन, नाउ इट्स पर्सनल। अनजान नंबर, अमेरिका की लोकेशन। अर्जुन ने देखा तो डर गया। ये फिर? अनाया चुप हो गई। आरव ने फोन साइड में रख दिया। अब ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम सब के लिए भी है। उसने फैसला किया, सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। बच्चे का स्कूल बदलना, घर की सिक्योरिटी अपग्रेड, ऑफिस में बायोमेट्रिक, सब। लेकिन वह जानता था, असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। डर से, थकान से, तनाव से। और अगर वो टूट गया तो सब टूट जाएगा। उस रात वो देर तक जागता रहा। खिड़की से बाहर शहर देखता रहा। रोशनियां, गाड़ियां, जिंदगी चल रही थी और उसे भी चलना था। क्योंकि अब ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं थी, ये उन सब की लड़ाई थी जो सच पर भरोसा करते थे। और अगला वार और भी खतरनाक होने वाला था। यू हैव क्रॉस द लाइन, नाउ इट्स पर्सनल। उस मैसेज को आरव देर तक देखता रहा। पहले कई बार उसे धमकियां मिली थी, लेकिन इस बार बात अलग थी। इसमें गुस्सा था, हताशा थी और बदले की भूख थी। सामने वाला समझ चुका था कि अब साधारण चालों से काम नहीं चलेगा। आरव ने फोन साइलेंट कर दिया। डरने से कुछ नहीं बदलने वाला था। अब फैसला करना था, पीछे हटना या और मजबूत होना। सुबह होते ही उसने पूरे परिवार को ड्राइंग रूम में बुलाया। अनाया, अर्जुन और बच्चा तीनों बैठे। आरव ने शांत स्वर में कहा, जो चल रहा है वो अभी खत्म नहीं हुआ। शायद कुछ समय और मुश्किल होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे से कुछ न छुपाएं। अनाया ने उसका हाथ थाम लिया। हम साथ हैं। अर्जुन भी बोला, भैया
चाहे जो हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बच्चे ने मासूमियत से कहा, कोई पापा को परेशान करेगा तो मैं उसे डांटूंगा। सब हल्का सा हंस पड़े। उस पल आरव को एहसास हुआ, यही उसकी असली ताकत है। उसी दिन उसने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने ग्लोबल वॉइस और मार्क स्टोन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस फाइल किया। मानहानि, डाटा फर्जीवाड़ा, साजिश, सब शामिल। ये आसान नहीं था, महंगा, लंबा, लेकिन जरूरी। राजन ने कहा, सर, ये लड़ाई सालों चल सकती है। आरव बोला, सालों चले पर सच जीते। ट्रूथनेट की टीम ने भी खुलकर साथ दिया। उन्होंने मार्क स्टोन की पुरानी फाइलें निकाली, दूसरे देशों के केस, फर्जी रिपोर्ट्स, ब्लैकमेलिंग, सब। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। ये आदमी एक प्रोफेशनल बदनाम करने वाला था। कई सरकारें भी उससे परेशान थी। कुछ ही महीनों में अमेरिका और यूरोप में उस पर जांच शुरू हो गई। उसके अकाउंट फ्रीज हुए, ऑफिस सील हुए। ग्लोबल वॉइस के बोर्ड में उथल पुथल मच गई। कुछ डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया। मीडिया ने ही मीडिया को घेर लिया। हु इज मार्क स्टोन? फेक न्यूज इंडस्ट्री एक्सपोज्ड। आरव ये सब शांत होकर देख रहा था। इस बार उसने कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि सच अब खुद बोल रहा था। घर में माहौल भी बदला। अनाया का प्लेटफॉर्म सफल होने लगा। हजारों महिलाएं अपनी कहानियां भेजने लगी। अर्जुन धंबिये में टॉप करने लगा। बच्चा स्कूल में अव्वल आने लगा। सब अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। एक शाम सब छत पर बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी, चाय की खुशबू, बातें, हंसी। अर्जुन ने कहा, भैया, पहले लगता था कि अमीर होना मतलब परेशानी, अब लगता है जिम्मेदारी। आरव मुस्कुराया, तू सही समझ गया। कुछ महीनों बाद कोर्ट से बड़ा फैसला आया। मार्क स्टोन दोषी पाया गया। भारी जुर्माना, मीडिया बैन और ग्लोबल वॉइस को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी। टीवी पर लाइव माफी चली। अनकंडीशनल अपॉलॉजी टू मिस्टर आरव मल्होत्रा। अनाया ने टीवी बंद कर दिया। अब काफी है। आरव ने गहरी सांस ली। एक और लड़ाई खत्म, एक और अध्याय पूरा। रात को वो बालकनी में खड़ा था। शहर चमक रहा था। उसे याद आया कैसे वो कभी गरीब आर्यन बनकर इस घर में आया था, कैसे सब कुछ खोया, फिर पाया, फिर से लड़ा और फिर जीता। अनाया उसके पास आई। थक गए हो? हाँ, फिर भी मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि अब समझ आ गया है, जीत का मतलब दुश्मन को हराना नहीं, खुद को बचाए रखना है। उसने अर्जुन और बच्चे को देखा। परिवार, शांति, सम्मान, यही असली दौलत थी। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।